हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन का कल नोटिफिकेशन भी आ गया है और आप लोगों के लिए अब एक और सुनहरा मौका है। पहले एएलपी का था, एएलपी का बैच हम लोग लेके चल रहे थे, अब टेक्नीशियन का भी आ गया है। अब आप लोग की तैयारी दोगुनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 2 बार अब एग्जाम दे के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस बार क्या हुआ है कि जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में आप लोगों का क्या हुआ है, टेक्नीशियन केवल एक एग्जाम होगा। टेक्नीशियन का सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, इस बार टेक्नीशियन में आप लोगों का एक एग्जाम होगा। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें आप लोगों का एक एग्जाम होगा। और आप एक एग्जाम और ये बात, और इसमें एक बात और है, टेक्नीशियन में आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा। और टेक्निकल इस बार क्या है कि 25 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर जनरल साइंस और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस। आप एक एग्जाम देके आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए, हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस का टॉपिक लेके चल रहे हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स एंड बायोलॉजी, और आज आपका टॉपिक रहेगा बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम आप लोगों को सेल बता रहे हैं, और सेल में सेल का कोशिकांग चल रहा है। सेल में आपका क्या चल रहा है? सेल का कोशिकांग। मतलब कि जो सेल है, सेल के अंदर अंतर्गत बहुत कुछ, मतलब जो प्रक्रिया होती है सेल के, वो सब उन सब के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें आपका सबसे बड़ा कोशिकांग क्या था? केंद्रक। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? केंद्रक। केंद्रक में आप लोगों को हम बताए थे कि केंद्रक का काम क्या होता है। मेन केंद्रक क्या करता है? आपके सेल को क्या करता है? मैनेज करता है। वो ब्रेन होता है। क्या काम करता है? जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सेल का क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है, उसको मैनेज करके रखता है। तो आप लोग को हम बताए थे ये क्या एक प्रकार का सेल है। सेल के अंतर्गत अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अलावा आप लोगों को अब जो बाहर जो संरचना है, इसमें आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और आपको गाल्जी बॉडीज, मतलब कई इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को कोशिकांग क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम आप लोग का कोशिकांग क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह क्या होता है? इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह क्या होता है? शक्ति का ऊर्जा गृह होता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये देखिए, ये है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। यह है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? यह पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? सेलुलर कोशिकीय। सेलुलर मतलब क्या होता है? कोशिकीय। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। इसके अंतर्गत क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर मतलब होता है कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका। इसका मतलब कोशिका, सेल। इसका मतलब होता है कोशिका। और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम से, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ना, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तोड़ने का काम करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा,
जो सेलुलर मतलब क्या होता है, कोशिका, और रेस्पिरेशन मतलब ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम में जैसे हम लोगों के शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड। हम लोग के शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ग्लूकोज ऑक्सीजन हर एक सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जो पहुंचाने का काम करता है वो ब्लड करता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के शरीर में क्या जाता है, ऑक्सीजन। हम लोग के शरीर में जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाके क्या होता है, ऑक्सीजन जाके सेल में मिल जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जाने के सेल के मिलने के बाद, और ग्लूकोज एक होता है, ग्लूकोज कहाँ से आता है हम लोग के शरीर में, हम लोग का शरीर जो खाना जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज को तोड़ के हम लोग के शरीर में रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, C6H12O6 प्लस 6CO2, और ये प्रक्रिया होती है, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ O2 होगा, यहाँ O2, यहाँ 6O2 प्लस CO2 प्लस क्या होगा, H2O प्लस ATP। यह जो ATP है यह क्या एनर्जी है, ANERGY। यह ATP क्या है, आप लोगों का एनर्जी है। जो ATP है आप लोगों का क्या है, एनर्जी है। देखिए ग्लूकोज हुआ, यह क्या है, ग्लूकोज है या ऑक्सीजन है, यह आप लोगों को क्या है, ग्लूकोज है और यह ऑक्सीजन है। ग्लूकोज को तोड़ने का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन का काम होता है। ग्लूकोज को तोड़ने का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन का भी काम होता है। और यह देखिए ग्लूकोज हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, और इसको ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड या H2O जल बन गया, एटीपी क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एटीपी होता है यह एनर्जी है, इसका एनर्जी को मतलब कि ग्रुप ऑफ एनर्जी, मतलब मोर एनर्जी, जो मेनी ऑफ एनर्जी होगा उसको एक नाम दे दिया गया है एटीपी। जो मेनी ऑफ एनर्जी है उसको एक नाम दे दिया गया है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का मतलब क्या हुआ, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। यह जो प्रक्रिया होती है यह एरोबिक प्रक्रिया, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यह जो प्रक्रिया होती है कौन सा होती है, एरोबिक का मतलब यह हुआ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यह एरोबिक होगा, रेस्पिरेशन। अगर यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ के जल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एटीपी का निर्माण। ग्रुप मतलब मेनी ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक नाम दे दिया एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यह प्रक्रिया जो होती है, इसलिए जब एनर्जी का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाता है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाता है। जब हम लोग जब वर्क करते हैं तो सोचते हैं एनर्जी कहाँ से आ गया। जब हम लोग कभी वर्क करते हैं सोचते हैं एनर्जी कहाँ से आ जाता है, तो यही सेल से ही हम लोगों के शरीर में, सेल के एक छोटे से सेल जो कि आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, छोटे से सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का इतना बहुत काम होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, और एनर्जी को जाकर उसमें एटीपी के रूप में संचय होता है। और इसलिए कि हम लोग के शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है, यही प्रक्रिया एक छोटे छोटे कोशिका से ढेर सारी हम लोग के शरीर में एनर्जी का भंडार है। एक छोटी छोटी कोशिका से अगर आप लोग एक हाथ मार देते हैं या किसी के शरीर में, तो ढेर सारी कोशिकाएं मृत्यु हो जाती हैं और ढेर सारी कोशिकाएं बन भी जाती हैं। मतलब कि जो कोशिका है, सेल है, यह हर मिनटों हर सेकेंडों में बहुत कोशिकाएं मर रही हैं और बहुत कोशिकाएं उसमें क्या हो रही हैं, बन भी रही हैं। तो यही क्या होता है,
ग्लूकोज यही एनर्जी, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला गया है। इसलिए इसे क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ दी सेल। यह जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यह ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। यह क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, यह ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट में होगा उसको एनारोबिक बोलते हैं, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसलिए जो पावर हाउस ऑफ दी सेल मतलब ऊर्जा का शक्ति ग्रीक किसे बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसीलिए। और आप लोग देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तो पहला हम लोग को बता दिए हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए और क्या होता है इसमें, कोशिका में, कोशिका जैसे पहला बता दिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी संरचना होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये देखिए जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब दोहरी झिल्ली संरचना किसकी होती है, इसे दोहरी झिल्ली संरचना बोलते हैं, दोहरी झिल्ली संरचना। यह कैसी होती है, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। तो इसे कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, दोहरी झिल्ली संरचना। आप लोग को दिखाते हैं दोहरी झिल्ली संरचना कैसे होती है। ये देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है। पहला देखिए आउटर मेम्ब्रेन, मतलब डबल मेम्ब्रेन जो दोहरी झिल्ली, देखिए ये क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और यह एक इनर मेम्ब्रेन है। मतलब एक कैसी संरचना होती है, दोहरी झिल्ली संरचना। इसलिए दोहरी झिल्ली, एक आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और यह है इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह कैसी संरचना होती है, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। मतलब कि आप लोग देखेंगे जो सेल होता है, हम लोग एक पादप और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो ये जो दोहरी झिल्ली संरचना होती है, और कौन कौन से कोशिकाओं की दोहरी झिल्ली संरचना होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया कहती है दोहरी झिल्ली संरचना होती है। और न्यूक्लियस केंद्रक, अगर आप लोग पूछा जाए जो न्यूक्लियस होती है, यह भी एक दोहरी झिल्ली संरचना होती है। न्यूक्लियस केंद्रक इसे बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का भी, और क्लोरोप्लास्ट इसे बोला जाता है हरित लवक। यह भी क्या होती है, यह भी मतलब यह भी दोहरी झिल्ली संरचना होती है, यह भी दोहरी झिल्ली संरचना होती है। यह भी डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब यह भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आप लोग क्वेश्चन बता देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें पाया जाता है डीएनए और आरएनए। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, डीएनए आरएनए इज आल्सो, मतलब यह भी डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रिच कोशिकांग होता है, रिच सेल, मतलब अमीर सेल बोला जाता है। अमीर सेल का मतलब यह हुआ जब डीएनए और आरएनए जब इसमें बनता है, जो आरएनए आप लोग जानते हैं प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों पाए जाते हैं, या सेमी ऑटोनोमस होते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब यह हुआ अर्ध स्वायत्त अंग, अर्ध स्वायत्त अंग। मतलब ये अपना, जब डीएनए और आरएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अमीर होता है। या अमीर होने पर लमसम 70 से 80%, 70 से लेके 80% तक यह अपना काम खुद करता है। जो इसको जरूरत है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत है, या किसी के सहारे नहीं रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अमीर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अमीर, रिच कोशिकांग। 70 से 80% अपना काम खुद करता है, अपना काम खुद करता है यह।
कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इधर क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस अंग, मतलब अर्ध स्वायत्त अंग। इसमें क्या होता है? डीएनए आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, पहला आप लोग पावर हाउस ऑफ द सेल किस लिए हुआ? क्योंकि इसमें कौन सा सिस्टम हो रहा था? सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि इसमें कोशिकीय श्वसन होने की क्रिया होती है। वहां से क्या बन रहा था? एटीपी एनर्जी। और जो ग्रुप ऑफ एनर्जी, मतलब जो ढेर सारे एनर्जी का जब बन जाता है तो उसको एटीपी बोलते हैं। और एटीपी हम लोग के शरीर में संचय हो जाता है, और इसलिए द पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है। दूसरा आप लोग को हम क्या बताएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसमें यह है कि यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली संरचना होती है। और कौन कौन? केंद्रक का भी दोहरी झिल्ली संरचना होती है, और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का भी। और तीसरा आपको यह बताएं कि यह क्या होता है, यह डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए पाए जाने के कारण यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह रिच होता है, अमीर होता है, अमीर कोशिकांग। यह मतलब यह सेल सेमी ऑटोनोमस, मतलब अर्ध स्वायत्त, मतलब यह खुद अपना 70 से 80% खुद अपना काम कर लेता है, और कोई कोशिकांग नहीं कर पा जाता है। और यह क्या होता है? फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल होता है। फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल। इसका मतलब यह है, यह फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल का मतलब यह है, जब कोई कोशिका का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पहला बनता है। मतलब कोशिका के निर्माण में पहला सबसे कोशिकांग कौन सा बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब यह है, जब कोशिका का निर्माण होगा, मान लेते हैं जो कोशिका है या इसका जब निर्माण होगा, सबसे पहले कौन बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका के निर्माण में जब कोई नया कोशिका बनेगा, कोशिका के निर्माण में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यह सबसे पहले बनता है। मतलब सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे, जो फर्स्ट, इसलिए क्या होता है? फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल बोला जाता है। तो और इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग को हम बताए हैं कि जो सेल होता है, सेल दो होता है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। आप लोग को हम पहले ही क्लास में बताए थे, जो सेल होता है, सेल दो प्रकार का होता है। एक प्रोकैरियोटिक, आप लोग को बताए थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब यह था कि यह पहले, मतलब जब पृथ्वी पर कोई जीव की उत्पत्ति हुई, वह कौन सी जीव थी? बैक्टीरिया थी। उसमें केंद्रक का अभाव था, केंद्रक धीरे धीरे विकसित हुआ। जिस प्रकार कोई, मतलब कि किसी व्यक्ति की, जैसे आप लोग तैयारी में लगे हैं, तो आप लोग को पहले नॉलेज नहीं था, आपका वो धीरे धीरे आपका मानसिक विकास हुआ, आपको पता चला ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आप ईमानदार, मतलब आपके अंतर्गत ढेर सारी जो है बुद्धिमत्ता आ गई है। तो इसी प्रकार पहले सेल था, उसमें क्या था? प्रोकैरियोटिक था, इसके केंद्रक नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? इसमें केंद्रक का निर्माण हो गया। कुछ समय बाद इसमें केंद्रक का निर्माण हो गया, तो इसे क्या बोला गया? यूकैरियोटिक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रोकैरियोटिक में, आप लोग को पहली क्लास में बताया था, इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसमें मतलब नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग होते हैं, एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, नीले हरे एनिमल कवक हुआ, और फंगी शैवाल हुआ, एक किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और नीले ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और इसमें तो आप लोग बता सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होता है? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। और आप लोग को क्या बताएं? और आप लोग को बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या होता है?
जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। अगर राइबोसोम की बात किया जाए, राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम होता है इसका काम क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन को मेकिंग निर्माण करता है, और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन आके मतलब उसमें फैक्ट्री बोला जाए। अगर पौधा प्रोटीन कहाँ आके जमता मतलब रखा रहता है राइबोसोम में, जिस प्रकार ऊर्जा बन के कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया खुद ऊर्जा बनाती है, खुद अपने पास रखती है, और जो राइबोसोम होता है इसमें आरएनए ऊर्जा बनाती है और राइबोसोम में आके रखता है। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70s मतलब और एक 80s प्रकार का होता है। राइबोसोम कौन सा, दो प्रकार, 70s और 80s। और आप लोग को हम बताए थे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s प्रकार का कि 80s प्रकार का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो 70s प्रकार का होता है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जो 70s प्रकार का होता है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। और जो 80s होता है यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो 70s होता है प्रोकैरियोटिक, 80s होता है यूकैरियोटिक। यह जो 70s होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 70s कैसे बनता है, 70s 50s और 30s से बनता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 70s कैसे बनता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 50s और 30s से बनता है। और अगर आप लोग पूछा जाए 80s कैसे बनता है, 80s बनता है 60s से और 40s से बनता है, 40s से बनता है। जो 80s होता है 60s से और 40s से बनता है, और 70s क्या होता है 50s और 30s से बनता है। आते हैं आप लोगों को ये टॉपिक पे, इसमें क्या बता रहे थे हम, जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। या दो प्रकार पाया जाता है, 70s और 80s। 70s से क्या होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80s क्या होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s पाया जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या पाया जाता है, 70s, इसमें मतलब प्रेजेंट मतलब 70s पाया जाता है। और 70s पाया जाने के कारण मतलब इसमें कौन, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s पाया जाता है। इसलिए कारण, इसलिए क्या होता है प्रोकैरियोटिक, आप लोग को बताएं, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसकी संरचना कैसे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आप लोग देखेंगे इसकी संरचना ऐसे होती है, आप लोग देखेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें खुर्द मतलब कि ये रफ होता है, ये क्या होता है, रफ होता है। इसलिए क्या होता है, संश्लेषण का जो आप लोग को बताए थे, संश्लेषण होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये जो उंगली नुमा संरचना होती है, उसी प्रकार जो आप लोग को बैक्टीरिया बताए थे, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया में केंद्रक होता नहीं, तो उसमें जो न्यूक्लियोप्लाइड जो आप लोग को बताए थे, जो उसके केंद्रक का जो कुछ भाग होता है ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बिखरा रहता है। जो उसमें न्यूक्लियो मतलब डीएनए का जो भाग होता है, इसमें तो डीएनए नहीं पाया, लेकिन कुछ जो डीएनए जो कुछ जो पाया जाता है तो उसमें बिखरा रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, ये आपका क्या हो, ये प्रोकैरियोटिक है, यह प्रोकैरियोटिक है आपका। प्रोकैरियोटिक मतलब यह किसका भाग हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और यह आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह देखने में 70s प्रकार के पाया जाता है, दोनों में क्या पाया जाता है, 70s प्रकार राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए देखने में एक जैसे होते हैं। यह क्या होता है, देखने में एक जैसे होते हैं, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक दिखने में एक जैसे होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राइबोसोम, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि हम लोग के शरीर में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है 80s का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसमें पाया जाता है 70s राइबोसोम। तो आप लोग समझ गए होंगे इस मतलब कि इस इसमें अंतर क्या होता है और क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और आप लोग को बताते हैं, जो आप लोग को क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिच होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या होता है, रिच, मतलब रिच कोशिकांग होता है, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड कोशिका, यह पुअर, मतलब यह पुअर होता है, गरीब को, यह गरीब सेल होता है, गरीब सेल। सबसे अगर हम लोग के शरीर में पूछा जाए सबसे गरीब सेल कोशिका कौन सा है, बताइए आप लोग, तो आप लोग किससे कहेंगे, आरबीसी को। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जब बताइए, जब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो डीएनए आरएनए भी नहीं मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। तो अब ये सबसे क्या होता है, सबसे गरीब कोशिकांग होता है। और आप लोग को इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप लोग को तो बता दिए क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पता चला, ये कौन से वैज्ञानिक ने खोज इसके की, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसको जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द, मतलब अगर डिस्कवरी जो किए हैं, कौन से वैज्ञानिक किए हैं, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ये जो डिस्कवरी करने वाले हैं उनका नाम था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या की, इसकी डिस्कवरी की। और इस मतलब अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट नेम मतलब नाम दिया। जो अल्टमैन साहब थे, इसने क्या कहा कि ये क्या है, बायोप्लास्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया को उस समय बायोप्लास्ट नाम दिया। लेकिन क्या हुआ, बेंडा नामक एक वैज्ञानिक आए, बेंडा नामक एक वैज्ञानिक आ गए, ये एक बेंडा नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा नामक वैज्ञानिक से माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। और इसको खोज डिस्कवरी करने वाले अल्टमैन साहब है, जिसने इसे क्या क्या, बायोप्लास्ट नाम दिया। तो आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग को हम बता दिए मेन टॉपिक के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसमें देखिएगा, आप लोग को हम पहले क्या बताएं, आप लोग को हम पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये देखिए, ये होता है सेल, हम लोग के शरीर में ये क्या है, एनिमल सेल है। तो देखिए ये कहाँ, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिएगा आप लोग, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में क्या है, तैर रहा है, मतलब एक कोशिका द्रव्य इसमें भरे हैं, इसमें क्या है, तैर रहा है, भी देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका अगर हम एक बड़ा चित्र देखा जाए तो ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताया, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। और इसमें क्या बताया, राइबोसोम होता है। कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, यह अमीर होता है और यह एटीपी का संश्लेषण करता है, यह एटीपी का संश्लेषण करता है। इसमें जो लाल लाल देख रहे हैं, देखिए क्या वो है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम इसमें पड़े हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग को हम बता देते हैं, देखिएगा। ये इसकी संरचना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, अगर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग देखेंगे तो इसकी संरचना क्या होती है, फिंगर लाइक, जैसे देखिए फिंगर जैसा दिख रहा है। और इसकी खोज किसने की, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। अल्टमैन ने इसे क्या क्या, बायोप्लास्ट नेम दिया, और बेंडा साहब वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया दिया। और आप लोग को क्या बताया, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, या दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। और आपको क्या बताएं, इसमें पावर हाउस ऑफ द सेल इसे बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए और आरएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। मतलब कि जिसके अंदर अगर 70 और 80S प्रकार का, जिसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए पाया जाए, वह कोशिकांग खुद अपना काम कर लेता है। 70 से 80% वह खुद अपना भोजन बना सकता है, उसको रहने और किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। तो आप लोग समझ पाए होंगे।
और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया होती है। जो रेस्पिरेशन का काम होता है या ग्लूकोज के तोड़ने का काम करता है, जो रेस्पिरेशन होता है या ग्लूकोज के तोड़ने का काम करता है। तो देखिए ग्लूकोज हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में कोई प्रक्रिया होती है तो उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यह ऑक्सीजन के क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। और ये देखिए ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी, जो मतलब ग्रुप आप जब ढेर सारा एनर्जी का निर्माण हो जाता है तो हम लोग के एटीपी उसे एटीपी बोल दिया जाता है, एटीपी के रूप में संचय। जैसे आप लोगों का परिवार में नाम है कुछ, आपका विकास और शिवम, कुछ आप लोगों का नाम है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का भी उसको एनर्जी को नाम दे दिया गया है एटीपी। और ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनली होता है, मतलब अगर सेल कहीं भी बनेगा, सेल हर मिनटों में बनता है, हर मिनटों में मरता है, मतलब हर सेकेंडों में बनता है और हर सेकेंडों में मरता है। तो सबसे पहले आपको एनर्जी की जरूरत होगी, सबसे पहले यह माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। सेल में क्या होता है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए क्या होता है, यह प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और आरबीसी एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए यह क्या बोला जाता है, पुअर। यह पुअर है मतलब गरीब है, यह क्या है, गरीब है। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और 70S आप लोग को भी हम बताएं यह क्या बनता है, 50S से बनता है और 30S से बनता है। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 70S कैसे बनता है, 50S और 30S आप बताइएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का संचय होता है, एटीपी के रूप में संचय होता है, और इसमें जो दोहरी युक्त झिल्ली पाई जाती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस मतलब हरित लवक और केंद्रक में भी दोहरी युक्त झिल्ली पाई जाती है। पूरे कोशिकांग में मतलब पूरे सेल के कोशिकांग में पूछा जाए तो 3 ही मतलब के कोशिकांग है जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और आप लोग देख लिए माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ पाया जाता है, आप लोग के सेल में पाया जाता है। तो आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़िया से ध्यान से अगर आप लोग इस क्लास को देखे होंगे तो आप इस पर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और इस समय जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ गई है, आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे चैनल को अगर बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों और लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।